नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां डीसी विजया यादव के घर चोरी हुई है। कमरे में रखे 85,000 कैश और इसके साथ ही सोने हीरे के गहने भी चोरी हुए हैं। आपको बता दें कि हीरा जड़ित सोने की अंगूठी, गले का हार और हीरे का कान का सेट भी चोरी हुआ है। संविदा पर घर में खाना बनाने वाली महिला पर चोरी का आरोप लगाया गया है। आवास में तैनात होमगार्ड की जवान सोनी कुमारी के आवेदन पर बोकारो स्टील सिटी थाने में यह मामला दर्ज किया गया। हालांकि पुलिस ने अधिकारियों को कुछ भी बोलने से बचते जो अधिकारी हैं वो नजर आए हैं। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बोकारो से बता रहे हैं, जहां 95,000 के कैश की चोरी हुई है, सोने हीरे के गहने की भी चोरी हुई है और हीरा जड़ित सोने की अंगूठी की चोरी की गई। इसके साथ ही गले का हार और हीरे का कान का सेट भी चोरी हुआ है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, इस पूरे मामले में फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि संविदा पर ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि डीसी आवास में चोरी होना ही एक बड़ी बात है जी, क्योंकि डीसी का जो आवास होता है पूरी तरह से सुरक्षित होता है और काफी गार्ड लगाए गए हैं। होमगार्ड के जवान देखरेख में रहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से एक महिला जो डीसी ऑफिस में संविदा पर खाना बनाती थी जी, उसी पर यह आरोप लगा है। और जिस प्रकार से महिला ने पूछताछ में बताया है कि जो गले का सेट है, डायमंड का सेट है और कई कीमती जो जेवरात हैं उसको एक तालाब में फेंक दिया गया था। हालांकि प्रशासन कुछ भी बोलने से बचता नजर आ रहा है। पुलिस अधिकारियों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि मामला बड़ा है, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से चास के वार्ड नंबर 18 महतो बांध में गोताखोर आए, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर नीचे गए, ऐसे में हम कह सकते हैं कि राशि कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि ऐसे अगर आम आदमी का कोई बच्चा अगर डूब जाता है तो गोताखोर नहीं पहुंचते हैं समय पर, लेकिन डीसी के गहने की चोरी हुई है, ऐसे में गोताखोर पहुंच जाते हैं लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता है। जैसा कि पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि जो महिला से पूछताछ की गई तो महिला ने जरूर चोरी करने की बात कबूली है, लेकिन कुछ भी जो बरामदगी नहीं हुई है यह बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि इस मामले को किस तरह रहती है। डीसी ने भी अधिकारियों को कहा है कि इस मामले को हाईलाइट नहीं किया जाए, मीडिया को भी हाईलाइट नहीं करने की बात कही गई थी। लेकिन डीसी आवास में चोरी अपने आप में एक बड़ी घटना है। बिल्कुल मृत्युंजय, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि डीसी आवास में चोरी होना ही बहुत बड़ी बात है। हालांकि आप पुलिस की तरफ से क्या जानकारी मिलती है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच आपको रांची से भी बड़ी खबर बताएं, जहां पहली जेपीएससी टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या की। शालिनी विजय ने भाई और मां के साथ आत्महत्या की है। कुछ के कक्कड़नाड़ में शव मिला है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त राजधानी रांची से बता रहे हैं। मनीष विजय केरल के कक्कड़नाड़ में कस्टम विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और शालिनी विजय जेपीएससी 1 की टॉपर रही थी। वो लंबे समय तक झारखंड में डिप्टी कलेक्टर रैंक में काम कर रही थी और 2 साल पहले वो छुट्टी पर गई थी और उसके बाद ड्यूटी पर वापस नहीं लौटी। शालिनी केरल की रहने वाली बताई जा रही है। तो एक बहुत दुखद खबर भी आप कह लीजिए, बड़ी खबर है राजधानी रांची से, जहां पहली जेपीएससी टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या कर ली है। और वो अकेली आत्महत्या नहीं की है, भाई और मां के साथ उन्होंने आत्महत्या किया है। हालांकि अब सवाल ये भी हो रहे हैं कि क्या ये सिर्फ आत्महत्या था या किसी की सोची समझी साजिश थी। आपको बता दें कि कुछ के कक्कड़नाड़ में उनका शव बरामद हुआ है। बताया ये जा रहा है कि मनीष विजय केरल के कक्कड़नाड़ में कस्टम विभाग में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर कार्यरत थे और शालिनी, जो कि जेपीएससी 1 की टॉपर रही है, वो लंबे समय तक झारखंड में डिप्टी कलेक्टर रैंक पर काम कर रही थी। और ये भी जानकारी मिल रही है कि 2 साल पहले ही वो छुट्टी पर गई थी और उसके बाद वो ड्यूटी पर वापस ही नहीं लौटी, जिसके बाद ये जानकारी आ रही है कि उन्होंने अपनी मां और भाई के साथ आत्महत्या कर ली है। और शालिनी की अगर हम बात कर ले तो वो केरल की रहने वाली बताई जा रही है।
तो आपको राजधानी से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, दुखद खबर भी है ये, जहां पहली जेपीएससी टॉपर शालिनी विजय ने आत्महत्या की है। अब आत्महत्या की वजह क्या है, क्यों आत्महत्या की गई, फिलहाल ये खुलकर के सामने नहीं आया है। और देखिए, इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों जेपीएससी टॉपर शालिनी विजय ने अपनी मां और भाई के साथ हत्या की है? पुलिस की तरफ से क्या कोई जानकारी मिली है? जी, बता दें कि इस पूरे मामले में जो केरल पुलिस है वो जांच कर रही है। एक सुसाइड नोट भी मौके से जो जानकारी के अनुसार वो बरामद हुआ है। इसके आधार पर तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। हालांकि बता दें कि न सिर्फ आत्महत्या बल्कि हत्या के बिंदु पर भी ये जांच जो है वो केरल पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं जो इस पूरे प्रकरण को लेकर जो झारखंड महकमा है, पुलिस महकमा, वो भी अलर्ट पर है। वो भी तमाम जानकारियों को लेने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि 2022-23 के करीब में जो शालिनी विजय हैं वो केरल चली गई थी। उनकी लास्ट पोस्टिंग जो थी वो गढ़वा इलाके में कल्याण पदाधिकारी के रूप में था और उसी दरमियान से वो लगातार छुट्टी पर थी। और हालांकि इस विषय पे ज्यादा कुछ जानकारी जो है फिलहाल झारखंड में नहीं मिल पा रही है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है कहीं ना कहीं तमाम लोग जो हैं वो इस तमाम चीजों को जरूर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने बताया कि 2022 से वो छुट्टी पर थी शालिनी विजय, तो क्या उनके विभाग से कोई जानकारी मिली है कि वो क्यों छुट्टी पर थी, किस वजह से उन्होंने छुट्टी ली थी? ये फिलहाल जो है उन्होंने मेडिकल ग्राउंड पे लीव लिया हुआ था। हालांकि जो जानकारी है उसके अनुसार जो प्रथम जेपीएससी में मेधा सूची में हुई जो जानकारी थी उसमें जिस तरह से गड़बड़ी हुई थी उस मामले को लेकर भी उनका नाम जो है वो सामने आया था। इस मामले में उन्हें समन भी दिया गया था, जिस वजह से वो प्रकाश, आप देखिए, आप नजर बना के रखिए इस पूरे मामले पर, काफी गंभीर मामला है। तमाम अपडेट आपसे लेंगे, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और हजारीबाग से इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जहां कंडसार गांव में आज एक साथ निकलेगी 6 शव यात्रा। मृतकों का शव पहुंचा है कंडसार गांव में मातम का माहौल है, किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला है। महाकुंभ के बाद तीर्थ दर्शन को जा रहे कंडसार गांव के 6 लोगों की जौनपुर के बदलापुर में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई थी और इनका शव यात्रा आज निकलने वाला है। 6 शवों का ये यात्रा निकलेगा और इसकी ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है, किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जला है। गांव के लिए बहुत ही दुखद घटना है और जैसा कि एक ही परिवार का, एक ही गांव का और कुछ रिलेटिव में है दो व्यक्ति, सब मिलाकर के 8 लोगों की मौत हुई है। अभी ताज़ा न्यूज़ एक बीएचओ में जो भर्ती थी धनवा देवी, उनकी भी मृत्यु हो चुकी है। कितने लोगों का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जा रहा है? यहाँ भी 3 लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। ये लोग आज से 5 से 6 दिन पहले गए थे, 17 तारीख को गए थे कुंभ नहाने। इस दरमियान में वापस आने के दरमियान में जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में इनका दर्दनाक घटना एक्सीडेंट हो गया, जिसके चलते ये लोग का मृत्यु का कारण बना। पूरी घटना की अगर हम बात करें तो जो महाकुंभ के लिए यहाँ से लोग गए हुए थे, बता दें कि उसमें से जो है 8 लोगों की दर्दनाक एक सड़क हादसे में हो गई है। उसी को लेकर जो है काफ़ी शौक का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल अभी हम इस गांव के शमशान घाट में हैं। यहाँ पर 3 लोगों का अंतिम संस्कार जो है वो किया जा रहा है, जिस पे रिश्ते में जो है एक पिता और पुत्र है। कहा यह भी जा रहा है कि जिनकी माँ का इलाज चल रहा था उनकी भी मौत हो गई है। यानी एक परिवार के जो है 3 सदस्य को जो है जान गंवानी पड़ी है। आज यहाँ की जो हालात की अगर हम बात कर ले तो काफ़ी लोग मायूस है। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो एक दर्द जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 लोगों का, गांव के 3 जो ग्रामीण थे, उनका एक साथ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और इसी बीच आपको हजारीबाग से भी बड़ी खबर बताए, जहां 27 साल से फरार हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। महाराष्ट्र के यवतमाल थाना क्षेत्र से ये गिरफ्तारी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच हजारीबाग लाया गया। हत्या का प्रयास और इसके साथ ही देशद्रोह, विस्फोट करने जैसे मामले इनके ऊपर दर्ज है। आपको बता दें कि 1993 से 1999 तक भितिया दलम के 12 नक्सलियों का विभागीय कमांडर था और सालों से पहचान छिपाकर ये रह रहा था। तो हजारीबाग से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं।
1993-94 वर्ष के आसपास तुलसी महतो का ज़मीनी विवाद गांव के ही बीरू महतो के साथ था और इस समस्या के समाधान के लिए वो माओवादी संगठन के कमांडर के पास चला गया और जिसके कारण वो उसके साथ सक्रिय होने का दबाव दिया गया, जिसके चलते वो सक्रिय भी संगठन का सदस्य बन गया और लगभग 97 से 2000 तक वो नक्सली कमांडर एदला हरली भितिया पहाड़ क्षेत्र में रहा। और अब बात रामगढ़ की करते हैं, जहां चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बेखौफ चोरों के निशाने पर अब सांसद के रिश्तेदार भी आ गए हैं। बीजेपी राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद के ससुराल में 2 दिन पहले चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घर का ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के जेवरात की चोरी कर ली। जानकारी के मुताबिक इस दौरान संजय प्रसाद घर में ताला लगाकर पूरे परिवार और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू के साथ कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज गए हुए थे। तभी चोरों ने चोरी की इस घटना को अंजाम दिया। सांसद आदित्य साहू शुक्रवार देर शाम को बेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के चैनपुर बस्ती स्थित अपने ससुराल पहुंचे थे और घटना की जानकारी ली। सांसद आदित्य साहू ने झारखंड के डीजीपी और रामगढ़ के एसपी को भी इसकी जानकारी दी। जो आए दिन जिस प्रकार से चोरी की घटना हो रही है, लोगों में काफी दहशत का माहौल है और जो ग्रामीणों ने मुझे जानकारी दी है कि 1 महीना के अंदर लगभग 17 घरों में चोर घुस करके उसके घर से चोरी करने का काम किए हैं। और कोई शादी में जा रहा है तो लोग पता करते हैं, उसके घर में घुस जाते हैं। कोई मुंडन करने जा रहा है तो उसके घर में घुस जाते हैं। इसलिए 2 दिन के अंदर हमने कहा है कि चोर को पकड़िए और जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कार्रवाई उसको करने का काम करिए। और इसी बीच जमशेदपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदी और साइंस परीक्षा रद्द होने के बाद भ्रामक खबर फैलने पर कब कार्रवाई होगी। तो जिले के उपायुक्त ने पदाधिकारी को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का निर्देश दिया। सोशल मीडिया पर पेपर या किसी तरह का गलत खबर फैलाने पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको जमशेदपुर से बता रहे हैं। बता दें कि इस वक्त बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम पे सोशल मीडिया वायरल हुआ, जिसके बाद एग्जाम रद्द करने की भी खबर आई। अब हिंदी और साइंस परीक्षा रद्द होने के बाद भ्रामक खबर फैलाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जिले के उपायुक्त ने पदाधिकारी को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए कहा है और सोशल मीडिया में पेपर या किसी तरह का गलत खबर अगर फैलाता है कोई भी तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आपको सीधे रांची लेकर चलते हैं, जहां रांची में मौसम आने वाले वक्त में कैसा रहने वाला है उसके बारे में जानकारी दे दें। कल उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन इसी बीच आपको बड़ी खबर सियासी गलियारे से बताते हैं। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। तो शाम के 6 बजे बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। बजट सत्र को लेकर के विपक्ष की रणनीति पर चर्चा होगी और सदन में उठने वाले मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। 24 फरवरी से 27 मार्च तक विधानसभा का बजट आहूत किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची के सियासी गलियारे से बता रहे हैं। और झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर शुक्रवार को स्पीकर की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक हुई थी। बीजेपी ने इस बैठक से दूरी बना ली और इस बैठक के लिए स्पीकर की ओर से बीजेपी के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए और इसे लेकर के जेएमएम ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा कि सीपी सिंह बीजेपी के सबसे वरिष्ठ और निष्ठावान विधायक हैं, लेकिन उन्हें सर्वदलीय बैठक में आने से रोका गया। एक तरह से परंपराओं का हनन हुआ। जो कुछ भी लोकतंत्र में होता है, एक स्वस्थ लोकतंत्र में, उसमें ये परिपाटी चली आ रही है कि जो सत्र होता है उसके पहले सर्वदलीय बैठक होती है और उस बैठक में शामिल होने के मद्देनजर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए सर्वाधिक जो पुराने अनुभवी और भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूँ सबसे लॉयल विश्वस्त जो विधायक सीपी सिंह साहब, विभिन्न जिम्मेवारियों को निभाया है उन्होंने, तो उस नाते उन्हें आमंत्रित किया। चूंकि कोई सामने है नहीं
न नेता प्रतिपक्ष हैं, न मुख्य सचेतक हैं। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कर्तव्य का पालन किया और उसमें भारतीय जनता पार्टी को सीपी सिंह साहब को जाने की अनुमति देनी चाहिए थी, लेकिन सीपी सिंह साहब को कहीं न कहीं रोका गया। ये दुर्भाग्य की बात है कि सीपी सिंह ऐसा व्यक्ति को भी पर भी ये लोग विश्वास नहीं करते। सभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से नेता प्रतिपक्ष का चेहरा तय नहीं किया गया। अब जेएमएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए तंज कसा और बगैर दूल्हे के बारात कैसी होगी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बारात का बिना दुल्हा का बारात निकलेगा, कुछ ऐतिहासिक तो करेगी भारतीय जनता पार्टी। कोई कप्तान नहीं, टीम उतर गई मैदान में। मात्र 21 लोगों में चुनना है और उनमें कुछ हैं ऐसे जो डिजर्व करते हैं, मगर उन पर भी विश्वास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र नाम की चीज तो है नहीं। न विधायक दल की बैठक होगी, न उसमें कोई नेता चुना जाएगा। नेता तो वही होगा, बाबा बागेश्वर धाम टाइप का पर्ची खुलेगी किसी के नाम की, तो वो पर्ची दिल्ली से आएगी और वो पर्ची कब खुलेगी भगवान मालिक है। जो स्पीकर का जो पद है, स्पीकर का पोजीशन है, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होगा, निष्पक्ष होगा। चूंकि जो स्पीकर है वो पूरे के पूरे सदन का गार्जियन होता है, ऐसा माना जाता है वो किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार इस बात को कहा है कि जो स्पीकर के पावर है, स्पीकर का फंक्शन है, स्पीकर का रोल है, वो संविधान के मूल ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है। और राज्य के सियासी गलियारे से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां नए बंगले में रहेंगे हेमंत सरकार के मंत्री। तो हेमंत कैबिनेट के मंत्रियों को बंगला अलॉट कर दिया गया है, आवंटित कर दिया गया है। 70 करोड़ की लागत से बना है यह आलिशान बंगला। आपको बताते कि करके कि किसे कौन सा बंगला दिया गया है। सुदिव्य कुमार सोनू को आशियाना नंबर 1 दिया गया है। 2 नंबर बंगले में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रहेंगी। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर को बंगला नंबर 3 आवंटित किया गया है। बंगला नंबर 4 में मंत्री इरफान अंसारी रहेंगे। बंगला नंबर 5 में मंत्री योगेंद्र प्रसाद रहेंगे। बंगला नंबर 6 में मंत्री हफीजुल हसन रहेंगे। बंगला नंबर 7 को मंत्री चमरा लिंडा को दिया गया है और बंगला नंबर 8 में मंत्री दीपक बेरुआ रहेंगे। वहीं बंगला नंबर 9 की बात कर ले तो बंगला नंबर 9 में मंत्री दीपिका पांडे सिंह रहेंगी। बंगला नंबर 10 में मंत्री रामदास सोरेन रहेंगे, जबकि राजद कोटे के मंत्री संजय प्रसाद यादव को बंगला नंबर 11 आवंटित किया गया। हेमंत सरकार के सभी 11 कैबिनेट मंत्रियों को बंगला आवंटित कर दिया गया है। रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी में आप इस बंगले की तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस समय बंगला नंबर 1 में है, जो बंगला जो नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू का बंगला है। और ठीक इसके बाद लगातार एक के बाद कुल 11 बंगले हैं। बंगले जो हैं ये तमाम बंगले 70 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं। एक बंगला तकरीबन 16,000 स्क्वायर फीट से कुछ ज़्यादा का है। मतलब बंगले को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि आप देख सकते हैं कि बेहद देखने में आलीशान भव्य नज़र आ रहा है। और बंगले का जो आप देख सकते हैं कि जो बाहरी जो उसका जो लुक है, ये लुक देखने में कह सकते हैं जो कारीगरी है वो देखने में बेहद खूबसूरत है। इस बंगले के पूरा कह सकते हैं बंगले को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पिछला हिस्सा जो है इस बंगले का वो आवासीय है, मतलब कि अगर मंत्री के परिवार रहें तो उनके रहने के लिए है। साथ में अगला हिस्सा जो है ऑफिशियल है, मतलब मंत्री अगर चाहें तो अपने आगे वाले हिस्से में काम काज कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बंगला देख सकते हैं कि अगर हम बात करें बंगला नंबर 1 जहां हम इसमें मौजूद हैं तो ये सुदिव्य कुमार सोनू का बंगला है। ठीक इनके पड़ोसी होंगे आपको शिल्पी नेहा तिर्की, जो कि आपको कृषि मंत्री हैं। ठीक उनके बाद यानी बंगला नंबर 3 जो हो जाएगा वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का। चौथे नंबर पर इरफान अंसारी हैं। और ऐसे ऐसे सभी 11 मंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए हैं। तो बंगले की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि बंगले में जब जल्द ही आपको तस्वीरें भी आएंगी, जब सभी मंत्री आपको बंगले में गृह प्रवेश भी करते नजर आएंगे। जाहिर है कि जैसे जैसे हो सकता है, संभावना है कि आपको बजट सत्र के दौरान ही मंत्री इसमें गृह प्रवेश करें। कुल मिलाकर रांची की स्मार्ट सिटी में अब गहमा गहमी बढ़ने जा रही है, क्योंकि जब मंत्री यहाँ रहेंगे तो जाहिर है कि यहाँ लोगों का आना जाना भी होगा और मंत्रियों के गृह प्रवेश के बाद स्मार्ट सिटी में चहल पहल भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर इंतजार कीजिए कि उस समय का, उस तारीख का जब मंत्री इस बंगले में गृह प्रवेश करेंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच धनबाद से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां राजगंज NH 19 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है।
खड़ी ट्रक में कार ने टक्कर मारी, दूसरे लेन से आ रही बस से भी टकराई है कार। तो हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को फिलहाल SNMMCH में भर्ती कराया गया है। सभी लोग पश्चिम बंगाल से धनबाद होते हुए प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है और कैसे यह हादसा हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। फिलहाल तो राजगंज में जो सड़क दुर्घटना हुई थी उसमें घायलों को SMCH में अस्पताल में जो है इलाज चल रहा है। वहीं ट्रक जो है तो खड़ी थी और उसके बीच में एक तेज रफ्तार कार पहले जाके टकराई, उसके बाद एक स्कॉर्पियो उसके पीछे से टकराई और जो स्कॉर्पियो इतनी रफ्तार में थी कि दूसरे लाइन पे जो पटना से आ रही बस थी उस पर जाकर टकराई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई, इसमें एक महिला भी शामिल है। साथ ही साथ इस तरह से लगातार जो है तेज रफ्तार की कहर जो है तो जिले में दिखाई दे रही है। खास करके जब कुंभ से स्नान के लोग जा रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही है। वही जब ये घटना हुई तो राजगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंच। बिल्कुल संजय, आप नजर बना के रखिए और आम लोगों से भी यही अपील है कि वो अपनी सावधानी खुद बरतें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज 18 बिहार झारखंड।